नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल हमने भूगर्भीय चट्टानें पूरी कर ली थी और आज हिमालय की बारी है। लेकिन हिमालय पर आने से पहले कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर करने ज़रूरी है। तो हिमालय का अध्ययन हम बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ टॉपिक है जो मैं आपको करा देता हूँ कि हिमालय पढ़ने के लिए, या कह सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण, पर्वतों के अध्ययन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कोवर का सिद्धांत है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो दो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, कोवर का सिद्धांत और कोवर का भूसंहति का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत पर्वतों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। और आपका और भी है, काफ़ी है। वैगनर महोदय ने ही दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले क्या था जुरासिक युग में और अब क्या है। और आपका होम्स का भी है। पर हम जो पर्वतों के निर्माण में हिमालय के उत्थान में जो उपयोगी है उन्हें आप पढ़ लेंगे फिलहाल, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत और कोवर का सिद्धांत। ठीक है, उससे पहले कुछ और टॉपिक्स है वो मैं आपको करा देता हूँ, जो आगे आने वाले, जो मैं अब आपको आगे पढ़ाऊँगा उसमें उनका यूज होगा काफ़ी। ठीक है, क्योंकि बेस क्लियर होगा जब भी आप कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई है, सबसे पहला सवाल है। आज ये भी बताना है आपको कि ये बनी कैसे, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया थी, ये बनी कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस कार्य क्या है इनका, किस काम के लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है। ये काल्पनिक रेखा जो हमने खींची है ग्लोब पे, क्यों खींची है, कुछ तो इनका कार्य होगा ना। तो आपको यही समझाना है कि ये जो ग्लोब है जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं है, ये किस कार्य के लिए खींची गई है पृथ्वी पे। देखिए, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं है, इनसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति, एक्चुअल स्थिति क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका पता चलता है। सपोज कीजिए हमें कोई एरिया, किसी राज्य का कोई एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसे ही निकालने में हमारी जो सहायता करेगी वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये इसीलिए खींची गई है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी ऑब्जेक्ट की सही स्थिति का पता लगाना, एक तो ये इनका काम है। दूसरा, समय, तिथियां, ये सब देशांतर रेखाएं का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमें जो है, मैं आपको बताता हूँ कि जो अक्षांश और लोकेशन रेखा है, ये सॉरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं है, ये लोकेशन, इससे लोकेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोकेशन। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा होती कितनी है ये मैं विस्तार से बताऊंगा अभी आपको इसी लेक्चर में, कि 181 अक्षांश रेखा कैसे होती है, या इन्हें पूर्ण व्रत रेखा बोला जाता है, और देशांतर रेखाओं को अर्धव्रत रेखा बोला जाता है। ये पूर्ण व्रत रेखा है, समानांतर रेखा है, पूर्ण व्रत समानांतर रेखा। ठीक है, 360 डिग्री पूर्ण व्रत बनाती है अक्षांश रेखा है। जो देशांतर रेखा है हमारी, वो अर्धव्रत है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलती है और 360 है। ठीक है टोटल। और जो अक्षांश रेखा वो 181 है। देखिए, सपोज कीजिए हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 360 देशांतर रेखाएं खींची, और हमने ग्लोब पर ये 0 डिग्री, अगर हम इसे 0 डिग्री मानते हैं, भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में, उत्तर वाले को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। 19, इसे उत्तर में 19 है, इसे दक्षिण में भी 19 रेखा है। तो दक्षिण को, जो साउथ पोल है, उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तर वाले को उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, लोकेशन कैसे फाउंड आउट करते हैं, देखिए पहले लोकेशन देख लेते हैं। सपोज कीजिए, इसे मिटा देता हूँ।
सपोज कीजिए ये अक्षांश, ये देशांतर रेखा है, 1 2 3 4, ठीक, 3 हमने खींच ली, अक्षांश रेखा। इनके कुछ नाम रख देते हैं। क्या नाम रखे? रैंडमली कुछ भी नाम रख दीजिए। आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जो अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है, लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। इनके नाम रख दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। के ख ग, ठीक है। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ग्लोब है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इनके नाम रख देते हैं कुछ भी, छोटा ए, सॉरी ए बी सी। हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर जो ए ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, या बी ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है, या सी ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है। तो इसमें ये देशांतर रेखा होगी 8 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। ये अक्षांश हो गई कै खे गे। तो कैसे पता करेंगे? सपोज कीजिए हमें पता करना है ए ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम ए ऑब्जेक्ट कै अक्षांश रेखा, सॉरी हाँ, इसमें अभी पूर्वी या पश्चिमी में नहीं बोल रहा आप, ठीक है ना। अभी मैं रैंडमली समझा रहा हूँ। तो कै अक्षांश और 2 डिग्री देशांतर रेखा पर है। हम बोलेंगे ए ऑब्जेक्ट कहां पर है, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है लोकेशन ए की। तो कहां है ये? कै अक्षांश और 1 देशांतर पर। इससे हम ए ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट कर ली हमने कि हमारा जो ए, जिसे कुछ भी मान सकते हैं ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट कहां पर है, कै अक्षांश और एक सॉरी 2 देशांतर पर स्थित है ए ऑब्जेक्ट। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है बी ऑब्जेक्ट कहां पर है। ये कहां पर है? खे, इसकी ज्यादा खे अक्षांश और 3 देशांतर। सी का पता करना है, सी ऑब्जेक्ट कहां है? गे अक्षांश और 2 डिग्री देशांतर। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लोकेशन फाउंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो कहां पर है। ये आपको समझ में आ गया? इस काम आती है ये, ठीक है। इनका यूज ये है। अब ये बनी कैसे है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी कैसे है, देखिए। उससे पहले एक बात और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि ये आपको दिख रहा है, ये सीधी सीधी रेखा दिख रही है इस ग्लोब में। देखिए ये अक्षांश रेखा है, क्या है ये? अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके बाद 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसी में क्या है, चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या
अक्षांश रेखा आई कैसे है और देशांतर रेखा बनी कैसे है। उसके बाद में आपको अक्षांश रेखा के बारे में और देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले ग्लोब समझिए। देखिए ग्लोब है, ये ग्लोब आपको अटपटा दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें अक्षांश रेखाएं भी बनी हुई हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा अंतर बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों में क्या है। अक्षांश रेखा जो है वृत्तीय रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री से 181 होती है, 0 डिग्री से 90 ऊपर 90 नीचे, और एक वृत्तीय समानांतर रेखा है, 360 डिग्री घुमाती है पूरा, ठीक है। जो देशांतर रेखा है वे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पर मिल जाती है और 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही होती है, आगे पीछे। आगे अगर 0 डिग्री देशांतर है उसके जस्ट पीछे क्या होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर भी एक ही होती है। इधर मतलब 180 वाली एक ही होती है, ठीक है। टोटल 360 होती है। होती कैसे है ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए हमने कोई भी बॉल ले ली, इसे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ग्लोब है ये, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लोब है। तो सबसे पहले इस पे आप देखिए, ये देखिए ये जो बीच की आपको बॉल की जो जॉइंट दिख रहा है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, ये जो जॉइंट है मैंने ये ब्लैक नहीं किया है, इसे आप मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री ये विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये वाली क्या होगी, ये मैंने अभी आपको बताया जो अक्षांश रेखा है वो समानांतर और वृत्तीय रेखा है, 360 घूमती है। तो आप देखिए जो बॉल का जॉइंट है, बॉल का जॉइंट जो है हाफ ऊपर हाफ नीचे जो जॉइंट है ये वाली रेखा, ठीक है। ये देखिए 0 डिग्री है। अब इससे ऊपर जाइए, इससे ऊपर 23.5 डिग्री, इससे ऊपर वैसे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बाद में 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा। तो ये वाली कौन सी है, कर्क रेखा, ठीक है। अब हम 0 डिग्री से 90 ऊपर पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद 23.5 और डिग्री बढ़ते जाएंगे, यहाँ लास्ट में एक छोटा सर्कल हो जाएगा, उसके बाद एक बिंदु हो जाएगा। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखा हो जाएगी। ऐसी सेम नीचे हो जाएगी। ये क्या है, मकर रेखा, ये वाली 23.5 पे। मकर के नीचे 6.5 पे अंटार्कटिका भी होगी। उसके बाद इनके बीच की जो दूरी है वो समान होती है, ठीक है। बीच की दूरी क्या होगी, समान। सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस इनके बीच की बराबर रहेगी, ठीक है। 360 डिग्री हमेशा बराबर रहेगी। अब देखिए देशांतर रेखाएं, जो मैंने रेड कलर से कर रखी है वो है देशांतर रेखाएं। ये देखिए इधर देखिए आप, इधर जो अक्षांश रेखा का सर्कल है वो छोटा होता चला गया और बीच में एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको बॉल के बिल्कुल बीच में, यहाँ जहाँ पर सारी देशांतर रेखाएं मिल रही है, ठीक है। ऐसी जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से शुरू होके अच्छा ये देशांतर रेखाएं साउथ पोल पे मिल जाती है, ठीक है। ऐसे कुल मिला के ये 360 है। एक इस पॉइंट से नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से हमने इसके चारों तरफ, बॉल के चारों तरफ रेड कलर से जो रेखाएं खींच रखी है ये देशांतर रेखा है, और ये साउथ पोल पे मिल रही है। जैसे यहाँ मिल रही है ना सेम, ऐसे ये साउथ पोल में मिल रही है। इसका मतलब ये है जो हमारी देशांतर रेखा है वो अर्धवृत्तीय रेखाएं है, ठीक है, और समानांतर रेखाएं नहीं है। अर्धवृत्तीय रेखाएं एक पोल से दूसरे पोल पर मिलती है। अगर इसमें 0 डिग्री सपोज कीजिए, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री रेखा है जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, ये यामोत्तर रेखा बोलते हैं। अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे वाली ये वाली ये 180 होगी, 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री एक ही होगी, 0 डिग्री एक ही होगी, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल जो रेड कलर से इसमें बन रही है, आपको समझ में आ गया होगा, रेड कलर से जो बन रही है वो कितनी है, देशांतर रेखा है 360। और जो सर्कल है देखो, ये जो जॉइंट है इसे 0 डिग्री मान लिया गया है विषुवत रेखा, ठीक है।
और इसके ऊपर 90 सर्कल है, जो ये रेखा खींची गई है, और इसके नीचे 90 है। तो कुल मिला के ये तो है आपकी देशांतर रेखा है 360, ठीक, और जो आपकी अक्षांश रेखा है वो है 181। ये मैंने आपको बताई थी कि जो देशांतर रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ मिलती है, अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है, ठीक है। ये एक तरह से इसे आप पृथ्वी ही समझिए, और आपको अब समझ में आ गया होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं ड्रॉ कैसे हुई है, ठीक है। अब ये बनी कैसे, देखिए ये हमारी अर्थ है। अगर हम इसे बीच में से काट दें, यहाँ से काट दें, अगर हम इसे बीच में से काट दें, या एक एप्पल ले लीजिए आप, अगर हम एप्पल को बीच में से काटते हैं तो उसमें जहाँ बीज होते हैं वो पृथ्वी का मूल बिंदु होता है, ठीक है। जहाँ बीज होते हैं वो पृथ्वी का मूल बिंदु है। ऐसे हम अगर इस बॉल को काटते हैं तो इसके बीचों बीच अंदर इसके, ये तो आप पृथ्वी का बाहरी हिस्सा देख रहे हो, अगर आप इसके बॉल को काट दे तो इसके अंदर जो है, या आप एप्पल, इसकी जगह आप सपोज कीजिए आपके हाथ में एप्पल है, एप्पल को आप बीचों बीच से काट दीजिए, तो जहाँ उसके बीज होते हैं वहाँ उसका केंद्र बिंदु या मूल बिंदु होता है पृथ्वी का। आप ऐसे सपोज कीजिए ये एप्पल है आपका, ठीक, इसे अगर आप बीच में से काटते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ बीज होते हैं एप्पल में, ठीक है, बीज होते हैं ना, तो ये बीज, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो हमें अक्षांश रेखाएं खींचनी है या देशांतर रेखाएं खींचनी है, वो हम केंद्र बिंदु से ही खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, ये अर्धवृत्त है बिंदु, हमें इसका क्या मिलेगा, सपोज ये पूरा एप्पल बना लीजिए लोग, आप कंप्लीट एप्पल हो गया। तो मैं आपको समझाऊं केंद्र बिंदु या मूल बिंदु कौन सा है, ये पृथ्वी के अंदर वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर अक्षांश रेखाएं निकालनी है, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये हमेशा अक्षांश रेखा हमेशा, सपोज कीजिए हाफ एप्पल जो मैंने बनाया था वही है, ठीक है, एप्पल है, एप्पल है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मूल बिंदु होते हैं 0,0, जो पृथ्वी का मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो ये है। अब हमें अक्षांश रेखा ड्रॉ करनी है, कैसे करेंगे, हमने कोऑर्डिनेट पढ़े थे ऐसे, ये y है, ये x है, ठीक है। तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो 0,0 होते हैं। अब यहाँ से हमें कितनी भी कोण खींच सकते हैं हम, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, फिर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, 120 डिग्री, और ये 180 डिग्री। तो मूल बिंदु से हम कोण खींचते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ मूल बिंदु माना, और जो इसका यहाँ से हमने कोण खींचने स्टार्ट कर दिए। 0 डिग्री तो ये हो गया, 30 डिग्री पहले यहाँ, फिर 1 आएगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 30 आ गए, 30 से आगे हम फिर 60, बढ़ते चलाए, छोड़ना नहीं है। मैं तो आपको छोड़ के बता रहा हूँ, पूरे नहीं बता सकता उसमें, ठीक है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 30 आएगा, फिर 60 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। ऐसे अगर हम इधर से लें तो ये क्या बैठेगा, एक तरह से ये 180 हो जाएगा। 90 के बाद ये टोटल एक क्षैतिज रेखा लीजिए आप, तो वह 180 होती है ना, लेकिन हाँ 180, उसके बाद उल्टे चलते हैं तो 179, उसके बाद उल्टे चलेंगे तो 90 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को इससे मिला दिया, इस बिंदु का, या अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत आ रही है, आप इसे भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लीजिए 90 तक, तो इन दोनों को मिला दीजिए ना। तो इस प्रकार ड्रॉ हुई आपकी अक्षांश रेखा, ठीक है। इस प्रकार आपकी अक्षांश रेखा ड्रॉ हुई। अब कैसा बनेगा, सपोज कीजिए ये अर्धवृत्त है आपका,
अगर खिंचती है तो इस पे ऐसी तो खिंचेगी ये, नहीं तो खिंचेगी। ऐसे तो खिंचेगी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, बॉल के थ्रू समझाया था, पूरी 360 डिग्री। तो ये तो होगी हमारी अक्षांश रेखाएं। ये ड्रॉ कैसे हुई, मूल बिंदु से खींचती, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे ड्रॉ हुई है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार आप देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं इसी प्रकार खींच सकते हैं। कैसे, सेम यही प्रोसेस, यहां से ले लीजिए, ठीक। मतलब इसी एप्पल को आप काटोगे तो आपने जो हाफ एप्पल है वो सीधा रख रहा था, अब उसे ऐसे रख दीजिए, मोड़ दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ठीक, ऐसे रख दिया ये। अगर हमें देशांतर रेखा, इसका मूल बिंदु क्या था, जहां एप्पल के बीज होते हैं 0,0, वहां से वही प्रोसेस 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखो, ठीक है। 0 से 0 2 3 4 5 कुल मिलाएगा 180 तक, ऐसे 180 तक इधर पीछे की तरफ, ठीक है। 360 हो गए, देशांतर रेखाएं खींच ली। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है, हमेशा ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं मूल बिंदु से ड्रॉ हुई है या ड्रॉ की गई है, ठीक है। मूल बिंदु से हम कोई भी अगर कोण खींचेंगे उसके थ्रू हमने ड्रॉ करी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आपको मैंने बता दिया, ग्लोब पे समझा भी दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरह से होती है और किस तरह से ड्रॉ हुई। अब पढ़ते हैं सिर्फ अक्षांश रेखाएं, ठीक है। पहले अक्षांश रेखा लेते हैं डिटेल में। देखिए ये मैंने बनाया अक्षांश रेखा के लिए। अक्षांश रेखा ड्रॉ कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री है, अगर जो ये 0 डिग्री है, इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है वो 90 होती है और दक्षिण में 90 होती है, मैं बताया आपको। तो उत्तरी को बोलेंगे क्या, उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिणी को दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 पे कर्क रेखा, सॉरी मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बोलना क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, ठीक है। कर्क और मकर रेखा ये इंपॉर्टेंट रेखा है। उसके बाद 66.5 उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त, ठीक है। 66.5 दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त। तो कुछ और 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। अब आप क्या विषुवत रेखा क्या होती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोला जाता है। उसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा होती है, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। एक बात और, जितनी भी लाइन ड्रॉ होती है ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं की, उनकी जो डिस्टेंस होती है बीच की, वो हमेशा बराबर पाएगी आपको। ये देख लीजिए, 0 से लेके 8 डिग्री अक्षांश तक डिस्टेंस इक्वल, मतलब उनकी जो डिस्टेंस है बीच बीच की, जितने भी वो वृत्त खिंचे हुए हैं गोल में, ये देखिए ना, इनकी जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, या और आप खींच लीजिए, इस पर कितनी खींच लीजिए, इनकी डिस्टेंस हमेशा ये इस रेखा से इस रेखा, जो ब्लैक वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ब्लैक वाली, इस रेखा से इस रेखा तक की जो डिस्टेंस है सेम होगी। मतलब जितनी भी इस पे 90 तक जितनी भी वृत्त रेखा है वो हमेशा सेम है, ठीक है। ठीक है, ये सेम है। अब मैं आपको दशांतर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफरेंस पाएगा, सेम है। और 0 से लेके
ऊपर 1 डिग्री, इनके जो बीच की दूरी है वो क्या होती है अक्षांश रेखा में? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी 111 किलोमीटर, या कह सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कुछ जो मेन बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है, सारी रेखाएं बता दी, उनके बीच की दूरी बता दी। कुछ और इसमें अगर इम्पोर्टेंट है क्या, इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए 365 दिन में, पूरे साल में एक ना एक दिन ऐसा होता है जिसमें सूर्य जो है हमारे सिर पे होता है। कौन से? 23.5 डिग्री के बीचों बीच। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कौन सा एरिया? ये जो एरिया है, क्या बोला गया सर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उष्ण कटिबंधीय। क्या है ये? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इन रेखाओं के बीच में 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ जो है गर्मी खूब पड़ती है, ठीक है, और पूरे साल में जो सिर के ऊपर जरूर होगा एक ना एक दिन, ठीक है, किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, इसे बोलते हैं हम, इस एरिया को क्या बोलेंगे? उपोष्ण। उपोष्ण, उपोष्ण, ठीक है, ये उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66.5 से लेके 90 तक ये क्या है? उष्ण या शीतोष्ण, सॉरी शीतोष्ण। क्या है ये? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होता है यहाँ हमेशा ठंड पड़ेगी, 66.5 से ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक चले जाओ या दक्षिण ध्रुव तक हमेशा ठंड पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं होगी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ तिरछी सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और कम गर्मी होती है, वो उष्ण होता है, लेकिन ये एरिया जो होता है पूरा गर्म रहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अक्षांश रेखा है। उसके बाद देशांतर रेखा है, देखिए ठीक है। उपोष्ण पेटी होती है, अगर आप इस एरिया में उपोष्ण है, इसमें हम आपको मैं अभी बता देता हूँ, एक पेटी है उपोष्ण पेटी, वो होती है आपकी 30 डिग्री से लेके, सपोज करो यहाँ 30 डिग्री रेखा है, उसके बाद 35 डिग्री, तो ये दो रेखाएं है, और 30 के बीच वाली, ये क्या है? कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आ रही है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है बीच में? ये उपोष्ण पेटी है, उपोष्ण पेटी। इसमें क्या होता है? इसे जो है अश्व अक्षांश कहते हैं। इन दोनों के बीच जो है 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उपोष्ण पेटी बोला जाता है इस एरिया को, और इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। होता क्या है यहाँ जो है पवने कम चलती है, इसलिए जब पहले व्यापार होता था, जो हवाई जहाज होते थे वे अपने घोड़े उसमें छोड़ देते समुद्र में और घोड़े खींच देते उन हवाई जहाज को, ठीक है। तभी से इसका नाम क्या? अश्व अक्षांश रख दिया गया। 30 से लेके 35 डिग्री क्या कहते हैं इसे? उपोष्ण पेटी, ठीक है। तो ये मेन बातें थी, मैंने आपको बताया अक्षांश रेखा के। अब आते हैं आप देशांतर रेखा पर, ठीक है।
देखिए आप एक बार समझ लीजिए, बस नोट्स वोट्स तो लिखवाई दूंगा मैं जो भी थोड़े बहुत है, और किताब है होगी आपके पास, ये समझ में आ गया ना एक बार, इसके बाद दिक्कत नहीं आई कोई भी, ठीक है। अब आ जाइए आप, एक बात और, किसी भी अक्षांश रेखा के बीच के एरिया को क्या कहेंगे, जो कि 111 किलोमीटर होता है, इसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन, ठीक है। देशांतर में क्या कहेंगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से, गोरे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, इसे जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये, ठीक। अब आ जाइए आप, देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा है मैंने आपको बताया, ठीक है। समय और तिथि निर्धारण देशांतर रेखा से ही होती है, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से लेके सबसे पहले नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, अभी मैंने आपको बताया था कौन से, ये जो रेड कलर में है ये सारी देशांतर रेखा, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है आपका, तो नॉर्थ पोल से सारी 360 खींची गई है, नॉर्थ पोल से एक ही बिंदु से 360, और ऐसे ही नीचे साउथ पोल है, 360 रेखाएं खींच के मिला दी गई है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री, ओके। देखिए यहाँ से हमने खींची क्या, देशांतर रेखा है, और यहाँ हमने मिला दी, ठीक है, साउथ पोल पे। लेकिन हुआ क्या इसमें, सबसे पहले तो ये पूर्ण वृत्त रेखाएं नहीं है, ये अर्धवृत्तीय रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं है, और ये समानांतर रेखाएं नहीं है, ठीक है। जैसे समांतर होती थी ना वो अक्षांश रेखाएं, और पूर्ण वृत्त होती थी, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, एक ही बिंदु पे ऐसे मिल रही है अर्धवृत्त, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप इस तरीके से, अर्धवृत्त होता है एक तरह से ऐसे, अर्धवृत्त ये पूर्ण वृत्त रेखा है, ठीक है, ये समानांतर रेखा है नहीं, ठीक। अब दूसरी बात, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था एक क्वेश्चन में कराया था कि जो भारत का विस्तार है, जो भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाएं है उनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन जो एक्चुअल में है, सॉरी जो एक्चुअल में है वो तो सेम आ रही है, लेकिन जो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की डिस्टेंस है वो डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका बताया था क्यों है वो इसलिए थी क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो हम ये खींच रहे हैं, मैंने आपको बताया जो अक्षांश रेखा है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सिर्फ सर्कल छोटे हो रहे हैं ऊपर भी नीचे भी। लेकिन जो अक्षांश रेखा है आप ही देख लीजिए, अक्षांश रेखा को अगर हम 0 डिग्री देशांतर पे या विषुवत रेखा पे देखेंगे तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा पाएगी, उसके नीचे या फिर ऊपर कहीं भी जाएंगे तो छोटे होते चले जाएंगे डिस्टेंस। देखिए आप, देखिए हम अगर यहाँ इस पे 0 डिग्री पे देख रहे हैं, आई मीन विषुवत रेखा पे देख रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, जैसे ही हम ऊपर बढ़े यहाँ कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, एक बिंदु के रूप में होगी। तो कहने वाली बात यह है कि विषुवत रेखा पे तो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक है, सबसे अधिक लंबाई है किसकी, देशांतर रेखाओं के बीच, और जैसे ही हम, और सबसे कम कहाँ है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे सबसे कम है, विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इसीलिए था कि जो इनमें डिफरेंस होता है वो इसलिए होता है, जो देशांतर रेखा है उनमें डिफरेंस होता है, विषुवत रेखा सबसे ज्यादा है, फिर कम 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 कम, और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे एक बिंदु के रूप में रह जाती है, ठीक है, ये ऐसे खींचती है, ठीक है। और जो दो समांतर रेखाएं होती है
सॉरी समांतर नहीं, देशांतर रेखा, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 111.32 किलोमीटर, ये होती है ना 111.32 किलोमीटर। जैसे मैंने आपके इसकी बताई थी, क्या ये होती कहाँ है, सॉरी इसकी तो ये तो फिक्स है, लेकिन इसकी फिक्स नहीं है, ये मैं आपको भूमध्य रेखा ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। दो देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर जो दूरी है, जो सबसे अधिक दूरी है वो 111 इन दोनों के बीच की, रेड कलर से जो आपको दिख रही है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111.32 किलोमीटर है। लेकिन ऐसी हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, ये कम होती चली जाएगी, ठीक है, घटती चली जाएगी, ठीक है। मैं आपको यही समझा रहा था। और एक पॉइंट होगा जहां सबसे कम हो जाएगी। कहने वाली बात यह है कि देशांतर रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, साउथ पोलो या नॉर्थ पोलो की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है, ठीक है। अब इनसे होता क्या है, इनसे समय का निर्धारण होता है। 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या बताती है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा बताती है। ये तो हमें बताती है समय, इसे बोलते हैं यामोत्तर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री यामोत्तर रेखा, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये पूरे ब्रह्मांड का समय बताती है, ठीक है, ब्रह्मांड का नहीं, पूरे ग्लोब का, ठीक है। उसके बाद 180, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, यामोत्तर रेखा, ठीक है। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये बात मैंने बता दिया अभी। समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये होती क्या है, ठीक है। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम देशांतर रेखाओं को, ग्लोब को, मैप को खोल के देखें, इनके बीच की दूरी, सॉरी इनके बीच में जो ये है एरिया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का एरिया क्या बोलेंगे ना, गोरे के नाम से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम इसे खोलते हैं, मैप बनाते हैं, ग्लोब को खोलते हैं, हाँ देखिए पृथ्वी किधर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की, या फिर बाएं से दाएं घूमती है। पश्चिम से पूरब अगर पृथ्वी घूमेगी तो एक दिन में 360 डिग्री, पृथ्वी कितनी घूमती है, 360 डिग्री। अगर एक दिन में 360 डिग्री घूमेगी, कितने में, 24 घंटे में, तो 360 डिवाइड बाई 24 कितना हुआ, कितना निकला। अगर 360 को 24 से डिवाइड करें तो कितना हुआ, ये 6 6 36, 6 चौक 24, 4 के 4, 4 पंजे 20, 15 निकला, 15 डिग्री। अब पता करने वाली ये है कि 15 डिग्री में 15 डिग्री निकला कितने में, 24 से हमने 360 डिवाइड करा 1 घंटे में, एक घंटे में 15 डिग्री, 60 मिनट में, आई मीन 4 मिनट में 8 डिग्री, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि
1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, ये तो पृथ्वी है, पता है, पश्चिम से पूर्व तरफ घूमती है और कितनी घूमती है, 1 घंटे में 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए 0 डिग्री, ये क्या है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजर रही है 0 डिग्री याम उत्तर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, इससे अगर हम 0 डिग्री 180 इधर और 180 ये वाली रेखा है सेम इधर, अगर 0 डिग्री यामोत्तर रेखा के हम इधर चले गए राइट में, तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। ठीक है, 0 डिग्री के इधर चले गए, समय घटेगा। तो ऐसा हम ऐसे कर लेंगे, +30 में ले लीजिए, 2 घंटे के अंतराल में 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 30 डिग्री। तो अगर हम 30 डिग्री अंतराल में ले तो उनके बीच का समय, देखिए समय और तिथि में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि हम ऐसे करेंगे। कैसे, +30 +60 +90 +115 है नहीं 120 +150 और +180, ऐसी है -180 -150 -120 -90 -60 -30। ठीक है, ये रेखा हमने खींच ली। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम राइट में जाते हैं, दायां, या फिर आपको सबसे पहले गूगल में ये याद होनी चाहिए, क्या, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अगर हम पूरब में जाते हैं, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। ठीक है, अगर हम पूरब में जाते हैं समय क्या होगा, प्लस, और 0 डिग्री के हम पश्चिम में जाते हैं समय क्या होगा, माइनस। जैसे कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, इससे हम इधर जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाए, इधर जाएंगे हम समय घटता, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, समय और तिथि रेखा के बिल्कुल डिटेल, समय और तिथि रेखा ये कैसे काम करती है, कहाँ कितना समय, कैसे कैसे समय निकल जाता है, कैसे तारीखें निकलती है। ठीक है, और आपको आज यही बताना था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी कैसे है और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कल जो आपको पढ़ाऊंगा वो इनकी समय रेखा और तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद भारत में भी मानक समय रेखा खींची गई है, वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नमस्कार।